हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी स्वस्थ होंगे। कोरोना की इस संकट की घड़ी में हम सभी ने सोचा है कि उत्तराखंड को एक बार दूसरे तरीके से पढ़ा जाए, तथ्यात्मक रूप में पढ़ा जाए। इन छोटे छोटे तथ्यों को पढ़ने के बाद हम इनके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तब जाके अपना उत्तराखंड का जीके मजबूत हो पाएगा। वैसे तो मैंने यह परीक्षा की दृष्टि से तथ्य बनाए हैं, लेकिन सामान्य जानकारी की दृष्टि से भी ये तथ्य इम्पोर्टेंट है। जिन भैया बहनों को, जिन सभी को यह तथ्य लगभग ध्यान में रहते हैं, उसे सामान्य जानकारी रहती है। तो उत्तराखंड के सामान्य तथ्य हैं ये। पहला तथ्य मैंने दिया है कि इसे विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो सभी को ध्यान में है कि उत्तराखंड में विशेष राज्य का दर्जा है, इसको 11वां हिमालयी राज्य के करके हम इसे पढ़ते थे। और अब जब से कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से यह 10वां विशेष राज्य का दर्जा है और 10वां हिमालयी राज्य है। हिमालयी राज्य के रूप में दर्जा है 1 अप्रैल 2001 से। 1 अप्रैल 2001 से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। कल भी पढ़ा था। कुछ चीज़ों को रिवीजन करते रहना चाहिए, उससे और अच्छा याद होता है। तो जनवरी 2010 में जब मुख्यमंत्री निशंक जी थे, तब इन्होंने इसे घोषित कराया था। उत्तराखंड की विधानसभा में कुल 70 विधायक होते हैं और एक विधायक एंग्लो इंडियन होता है, और उसके बारे में कल मैंने चर्चा की थी। अपने उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 13 ही उत्तराखंड में 13 सीटें रिजर्व हैं, अर्थात एससी के लिए, 2 एसटी के लिए रिजर्व हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान करने का विषय है। थोड़ा कठिन, इतना कठिन नहीं है। 1-2 जिलों में 2 सीटें हैं, 1-2 जिलों में हैं भी नहीं, तो इस कारण से 13 ही होंगे। 2 एसटी सीटें कौन सी हैं? एसटी मतलब एसटी के लिए रिजर्व। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है। अर्थात हमारे राज्य में 2 जगह ही केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, अर्थात जनजाति के लोग। जनजाति जैसे थारू जनजाति है, इधर हिमालय में भोटिया जनजाति रहती है, और इधर पिथौरागढ़ में राजी जनजाति करके लोग रहते हैं। देहरादून में जौनसारी जनजाति है, और उधम सिंह नगर जिले में इधर ये जो रुद्रपुर से उधर की बेल्ट है, इस पर थारू जनजाति रहती है, और बाजपुर है, और इधर वाले एरिया में काला डोंगी से नीचे वाले एरिया में बुक्सा करके एक जनजाति भी रहती है। इनके लिए एकल आदर्श विद्यालय भी सरकार ने भी इसी साल खोले हैं। तो ये 2 जो चक्राता वाला है, इस पर एक विधानसभा सीट बनाई गई है, और वो केवल एसटी के लोगों के लिए ही। वोट सब देंगे, लेकिन विधायक का चुनाव जो लड़ेगा वो एसटी होना चाहिए। प्रीतम सिंह पवार जौनसारी हैं, जौनसार क्षेत्र चक्राता से चुनाव लड़ते हैं और जीते हैं। भाजपा के विधायक हैं अभी, ये कांग्रेस के विधायक हैं प्रीतम सिंह पवार। और नानकमता से जो थारू जनजाति का एरिया है, यह डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी करके हैं, यह नानकमता से विधायक हैं। अगला है अपने उत्तराखंड में विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं सभी जानते हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं। उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान हैं, जो अल्मोड़ा से विधायक हैं। द्वितीय राजधानी, हमारे राज्य में 2 राजधानियां हैं, एक स्थायी राजधानी है और एक अस्थायी राजधानी है। वैसे तो दोनों राजधानी अस्थायी राजधानी है। स्थायी राजधानी के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। कौशिक समिति ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए अनुशंसा की थी, लेकिन उसके बाद फिर बाद के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने एक नई समितियाँ बनाई, और क्यों न कहा गैरसैंण को द्वितीय राजधानी बनाया जाए। इस पर बहुत सारे वाद हुए, बहुत सारी बातें हुई। जब हम इन तथ्यों को आपस में कोरिलेटेड करते हैं, तब हमें ज़्यादा याद होता है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 4 मार्च 2020 को क्या किया था? इसे द्वितीय राजधानी के रूप में घोषित किया था। और आप जानते हैं इसी साल 4 मार्च 2021 या 3 मार्च या 4 मार्च की बात की है, इन्होंने इसे मंडल घोषित कर दिया था, जिसके कारण से इतनी उठापटक हुई। और 8 मार्च 10 मार्च के आसपास हमारे मुख्यमंत्री ही बदल गए, और नए मुख्यमंत्री कौन बने आप जानते हैं। राज्य में जीएसटी लागू
जो परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। महिला सशक्तिकरण वर्ष ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो ऐसे ही मैंने इंक्लूड कर दिया ताकि सबके ध्यान में भी रहे। और महिला शक्ति को के सम्मान के लिए भी बहुत जरूरी है। जब एक राज्य अपने पूरे साल को महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाता है तो यह बड़े गर्व की बात है। और वर्ष 2006-07 में, तब हम छोटे भैया बहन थे, तब हम पढ़ते थे छोटी क्लासों में, और 2006-07 में इसे महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया। राज्य, अपना राज्य पर्यटन राज्य है। यहाँ पर पर्यटन का बोलबाला है। विदेशों से, देश के सभी क्षेत्रों से लोग आते हैं और पर्यटन के रूप में हमारे राज्य की आमदनी अच्छी होती है। 26 अप्रैल वर्ष 2001 से 26 अप्रैल 2001 से अपने राज्य की पर्यटन नीति नई लागू की गई। अगले मैंने इस पर ऐतिहासिक तथ्य को इंक्लूड किया है जो उत्तराखंड के मूलभूत जानकारियों को बताते हैं, और ये जानकारियाँ हमको होनी चाहिए। तो सभी जानते हैं कि भारत में सबसे पुरानी जो वस्तु है उसके बारे में माना जाता है कि पहले माना जाता था कि वेद सबसे पुराने हैं, बाद में माना गया कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता उससे भी पुरानी है। तो कालगणना के अनुसार यह इतिहासविदों ने इसे अलग अलग क्रमों में बांटा है, लेकिन अपने उत्तराखंड का सबसे सर्वप्रथम सिंधु नदी घाटी सभ्यता से उत्तराखंड का कोई संबंध नहीं है। कोई भी यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, कोई ऐसा स्थल नहीं मिला है। लेकिन ऋग्वेद में उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख होने का वर्णन मिलता है। देवभूमि नाम है, देवभूमि कहा है ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा है। मनुष्यों की पूर्ण भूमि। वेद 4 है, सभी जानते हैं। और ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। ये सबको थोड़ा अलग टाइप का तथ्य है। ऐत्रेय और कौशिकी 2 ब्राह्मण हैं, ऐसे 2 उसके आरण्यक हैं, 2 ब्राह्मण, 2 आरण्यक। और उपवेद ऋग्वेद का आयुर्वेद है। ऐसे ही तो ये वेद के 4 पार्ट होते हैं। ऐसे एक है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कुमाऊं को, उत्तराखंड को कुरुओं की भूमि कहा है। उत्तराखंड को कुरुओं की भूमि या उत्तर कुरु के नाम से जाना गया है। कुरु जो शब्द है वो कुरु सभा, आपने महाभारत जब देखा होगा तो तब माना गया। तो जब अभी हमारे महाभारत से संबंधित बहुत सारे उल्लेख उत्तराखंड से संबंधित आते हैं, मैं उसको आज इंक्लूड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा तथ्य हैं। राजा विराट का वर्णन है, राजा सुबाहु का वर्णन है। श्रीनगर में जिसकी राजधानी होती थी, एक दिन के लिए सुबाहु के क्षेत्र में, सुबाहु के राज्य में जब वन पर्व में रहे, वन पर्व में जो वर्णन है कि राजा सुबाहु के यहाँ पांडव एक रात भूखे थे। ये स्कंद पुराण में कुमाऊं और गढ़वाल के बारे में अर्थात उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। और स्कंद पुराण में माया क्षेत्र अर्थात मायापुर, हरिद्वार, और हरिद्वार से हिमालय के नंदा देवी पर्वत तक के क्षेत्र को केदार खंड कहा है। गढ़वाल क्षेत्र के हिमालय का जो नंदा देवी पर्वत है चमोली में, और देहरादून और हरिद्वार वाला क्षेत्र है, इसे कहा गया है केदारखंड। दूसरा है, कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी, दूसरा है नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी की पहाड़ियों तक, जो नेपाल में है वहां तक की पहाड़ियों तक, अर्थात काली नदी जो हमारा बॉर्डर बनाती है, हमारी पूर्व की सीमा ही काली नदी है। उत्तराखंड के पूर्व सीमा बनाने वाली नदी काली नदी, पश्चिमी सीमा बनाने वाली नदी टॉस नदी, उत्तरी सीमा बनाने वाला ट्रांस हिमालय, दक्षिणी सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश। इसी तरह से काली नदी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा। पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में, पाली भाषा बहुत इंपोर्टेंट भाषा है, कत्यूरी राजवंश की स्थानीय राजवंश रही होगी, राजभाषा भी रही होगी, ऐसा माना जाता है।
तो पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों, जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में है, तो पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में हिमवंत कहा है। किसको? उत्तराखंड को हिमवंत कहा है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भीमसेन भारत आया और उसने पूरे भारत का वर्णन किया। माना यह जाता है कि जब हर्षवर्धन के शासनकाल में भीमसेन भारत आया होगा तब यहाँ पर जो राजा राज्य करते होंगे वे हर्षवर्धन के अधीन रहा करते होंगे। तो भीमसेन ने उत्तराखंड की यात्रा की। ब्रह्मपुर, उत्तराखंड को पूरा उत्तराखंड को उसने ब्रह्मपुर कहा और गोविशान काशीपुर के नाम से जाना गया। एटकिंसन ने इसे माना कि जो भीमसेन ने जो गोविशान लिखा है वो क्या है? काशीपुर। किसने माना? एटकिंसन, इतिहासकार थे, भारत के इतिहासकार थे। सुधनगर, कालसी को सुधनगर कहा। कुड़िंदों की राजधानी रही कालसी, कुड़िंदों की, योधेयों की, औदुंबरों की, ये सब भारत के राज्य, उत्तराखंड के जो छोटे छोटे राजा राज्य करते थे उस समय कालसी एक समय कुड़िंदों की राजधानी रही और उसे सुधनगर कहा है। बहुत महत्वपूर्ण राजधानी रही, व्यापारिक राजधानी रही। तिकसेन, मुंशियारी, धौरागढ़ वाला क्षेत्र को, पूरे धौरागढ़ के क्षेत्र को तिकसेन कहा। मोयूलो 20 ली करके लिखा और हरिद्वार क्षेत्र को बख्शी नाम इसमें मिलता है। भीमसेन की जो उसने वर्णन लिखा उसमें नागमता क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इतनी बात हो गई। अगली बात है कुछ पुस्तकें जिन्होंने लिखी, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि ने पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी, ये लर्न करने की बुक है। एक बार पाणिनि पढ़ते हो तो पाणिनि पढ़ते हो तो अष्टाध्यायी पढ़ो, अष्टाध्यायी पढ़ते हो तो पाणिनि पढ़ो, एक बार में लर्न कर लो। कालिदास के रघुवंशम मेघदूतम है और महाकवि भरत मानवोदय काव्य, राजा मानसार के समय में, गढ़वाल के राजा मानसार थे, उनके समय में महाकवि भरत हुए, उन्होंने मानवोदय काव्य लिखा, मानवोदय मानसार पर लिखा। ऐसी कालिदास ने रघुवंशम मेघदूतम में जो बातें लिखी वो सब उत्तराखंड से संबंधित बातें लिखी। और मौलाराम के गढ़ राजवंश, मौलाराम कौन थे? मौलाराम गढ़वाल के कलाकार थे, चित्रकार थे, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए इन्होंने। बैरिस्टर मुकुंदलाल ने इस पर लिखा था, तो इस पर एक पुस्तक लिखी और इनकी गढ़वाल की चित्रकला ऐसा पुस्तक लिखी। और ये गढ़वाल के राजा के राज्य में रहा करते थे। तो उत्तराखंड का उल्लेख इन पुस्तकों में भी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, कालिदास के रघुवंशम में, मेघदूत में, महाकवि भरत के मानवोदय काव्य में। महाकवि कालिदास भी लिखना चाहिए था, चलिए चल कोई बात नहीं। इसी तरह एक महत्वपूर्ण तथ्य, वेदों की रचना कहाँ हुई? वेदों की रचना नारद गुफा, मुकुंद गुफा और व्यास गुफा, ये कहाँ है? माना जाता है कि ये चमोली में है। चमोली जिले में माणा गांव के पास जहाँ सरस्वती नदी निकलती है वहाँ पर माणा गांव जो अंतिम गांव है उत्तराखंड का माना जाता है। चमोली जिले में उत्तराखंड का अंतिम गांव माणा गांव, माणा दर्रा भी कहते हैं, उस पर वहाँ पर सरस्वती नदी निकलती है और वहाँ पर वेदव्यास जी ने, माना जाता है कि श्री गणेश जी की सहायता से वेदों की रचना की। और श्री गणेश जी जब लिख रहे थे, वेदव्यास जी बोल रहे थे, बोलने में और गणेश जी के लिखने में व्यवधान पैदा कर रही थी माँ सरस्वती जो कल छल बह रही थी, जो जोर से आवाज़ कर रही थी। तो तब वेदव्यास जी ने सरस्वती से प्रार्थना की कि थोड़ा शांति रखो। सरस्वती माता और जोर से रहने लगी। इससे फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया सरस्वती को और उसके बाद वहाँ से विलुप्त हो जाती है सरस्वती, माना जाता है। प्रारंभ में गढ़वाल क्षेत्र जैसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण भारत में हुए, ऐसे ही उत्तराखंड में वैदिक काल में बद्रिकाश्रम और इसके बारे में बात करते हैं, पहले पूर्व पढ़ते हैं। बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम करके दो शक्तिपीठ हुए, दो विद्यापीठ हुए। यहाँ पर बच्चे दूर दूर से पढ़ने आया करते होंगे। कर्णाश्रम का नाम आपने सुना है,
भरत के पिता दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी इसी कण्वाश्रम से जुड़ी हुई है। महाकवि कालिदास ने यहीं पर लिखे ये सब साहित्य ग्रंथ। कण्वाश्रम मालवी नदी के तट पर है, ये भी इम्पोर्टेंट